रिकॉर्डिंग हो रही? ज़रियाब नाम है आपका, दिया टेस्ट? खड़े रहो, 2 दफ़ा क्यों नहीं दिया? एक बार घर जाके करना था दोबारा। क्या देखा था सोल्यूशन? खड़े रहो, अच्छे बच्चे हो आप, इसलिए आपको खड़े कर रहा हूँ। जिसमें इस्तेदाद हो उसको डांटना चाहिए। डेल्टा इज़ अ फार्मिंग एंटिटी स्पेशलाइजिंग इन मिल्क प्रोडक्शन। अल्लाह इनको और दूध दे। काउज आर मिल्क्ड ऑन डेली बेसिस, ज़ाहिर बात है, हफ्ते बाद अगर करेंगे तो काउ भी नाराज़ हो जाएगी। काउज आर मिल्क्ड ऑन डेली बेसिस। मिल्क इज़ केप्ट इन कोल्ड स्टोरेज, शुक्र है हॉट स्टोरेज में नहीं रखते। इमीडिएटली आफ्टर मिल्किंग, मिल्किंग के बाद जैसे ही दूध निकालते हैं हमाद खान कोल्ड स्टोरेज में जाके रख देते हैं। एंड सोल्ड टू रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑन वीकली बेसिस, और हर हफ्ते के एंड पे डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, हम उनको बेचते हैं। ये सारी कहानी थी, क्योंकि नीचे दूध तो कहीं बेचा नहीं। तो अब मज्जों की तरफ आ जाएं। ऑन यकम अप्रैल 2004, हमारा ईयर एंड है 31 मार्च 2005। ऑन यकम अप्रैल 2004 डेल्टा हैड अ हर्ड ऑफ 500 काउज। हमारे साल के पहले दिन, हमारे पास 500 काउ हैं, हर तरफ बोल रही हैं विच वर ऑल 3 years ओल्ड, कि हम 3 साल बूढ़ी हो गई हैं, हम 3 साल बूढ़ी हो गई हैं। इस साल सम ऑफ द काउज बिकेम सिक, कुछ काउज एक दूसरे को देख के बीमार हो गई। एंड ऑन 30 सितंबर 2004, और एग्जैक्ट जब हमारे साल का मिड आया तब उनको याद आया कि हम अल्लाह को प्यारी हो जाएं, तो वो 20 काउ फौरन मर गई। 30 सितंबर को सारी की सारी वो 20 जो है एक दूसरे को देख के परेशान हुई, और जो है वो जब हम आए तो वो नीचे पड़ी हुई थी। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि साल के शुरू में हमारे पास कितनी काउज हैं? 500। हमारे साल का पहला दिन बोलें, यकम अप्रैल 2004। हमारे साल का आखिरी दिन 31 मार्च 2005। तो यकम अप्रैल 2004 हमारे साल का पहला दिन है, और 31 मार्च 2005 हमारे साल का आखिरी दिन है। अब ज़रा डेटे को ना बड़ा ध्यान से पढ़ना शुरू करें। ऑन यकम अप्रैल 2004 डेल्टा हैड अ हर्ड ऑफ 500 काउज विच आर ऑल 3 years ओल्ड। यहां मेरे पास 500 काउज थी 2 साल की उम्र की, 3 साल की उम्र की। ड्यूरिंग द ईयर सम ऑफ द काउज बिकेम सिक एंड ऑन 30 सितंबर 20 काउज डाइड। 30 सितंबर ये बनेगा जब ये काउज 3.5 साल की हो गई तो ये मर गई। 20 काउज माइनस होंगी, 20 काउज मर गई। एट द टाइम ऑफ मरना देयर उम्र वॉज 3.5 साल। एनी क्वेश्चन? क्लियर? ओके। ऑन यकम अक्टूबर 4 डेल्टा परचेज 20 रिप्लेसमेंट काउज। तो मुझे एडिशन करनी चाहिए। अब मैंने 20 काउज और खरीद ली प्लस 20, लेकिन ये जो काउज हैं 20, ये 1 साल ओल्ड है, यानी कि इनकी उम्र कितने साल है? 1 साल। तो जो मेरे पास साल के शुरू में थे उनकी उम्र 3 साल, जब मरी 3.5 साल, और जैसे ही मरी तो मैंने नई खरीदी, वो नई कितने साल की? 1 साल की। अच्छा, अब यहां पर सवाल रुक गया, नीचे के डेटा को मुझे लिफ्ट नहीं करानी, इस वजह से कि ये डेटा मैं तब देखूंगा जब कभी मुझे कोई एंट्री करनी पड़े, तो फिर मैं इस डेटा को लिफ्ट करा दूंगा। और प्राइस और फिजिकल चेंज में अलग अलग कोई करने की जरूरत नहीं है, बिला वजह डेटा काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, प्राइस फिजिकल चेंज में अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल ने कहीं नहीं कहा था। जिन्होंने प्राइस और फिजिकल चेंज में अलग अलग किया, अल्लाह उनको पूछे। आगे चले। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट टू बाय एंड कॉस्ट टू सेल इज गिवन बिलो। कॉस्ट टू बाय और कॉस्ट टू सेल दी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को हम आउटफ्लो में डालेंगे, कमीशन टू ब्रोकर को हम जब खरीदेंगे जो वाली काउस उनके लिए आउटफ्लो में डालेंगे, ट्रांसफर ड्यूटीज को हम आउटफ्लो में डालेंगे, इन सब को हम कैश के आउटफ्लो में डालेंगे। फाइनेंस कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करना, या आउटफ्लो में भी डाल दें, जो मर्जी कर दें, बस इसको खर्चे में डाल लें। लेकिन फाइनेंस कॉस्ट है 2500 ऑन बाइंग 200 काउस।
2500 रुपये फाइनेंस कॉस्ट है अगर आप 200 काउज बाय करें। हमने 200 काउज बाय की हैं या हमने सिर्फ 20 काउज बाय की हैं? तो एक कैलकुलेशन ये करनी थी कि फाइनेंस कॉस्ट का मतलब है हमने काउज लेने के लिए लोन लिया, लोन पर हमने इंटरेस्ट पे किया। अगर 200 काउज लेते, बाय करते, तो 2500 इंटरेस्ट देते। अभी 200 काउज बाय की हैं या 20, तो 2500 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाइड बाय 20। तो हमने सिर्फ 250 रुपये आप फाइनेंस कॉस्ट पे की होगी जब हमने लोन लिया होगा फॉर बाइंग 20 काउज बाय करने के लिए। तो ये तो एक अलग से एडजस्टमेंट थी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। किसी ने कोई गलत भी कर दी होगी, कोई आधा नंबर कट जाने, तो इसकी कोई इतनी डिस्कशन की जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल यह है कि कॉस्ट टू सेल सवाल में हमें दी हुई है, अगर हम बेचें तो कितना खर्चा होगा। अब जो हजरात लेट तशरीफ लाए हैं उन्होंने टेस्ट के अंदर पहला पैरा पढ़ा होगा, तो उनको मैं ज़रा पहला पैरा समझा दूं, फिर मैं सवाल के जनरल एंट्रीज करने की तरफ मूव करूंगा। सेट हो जाओ, इधर देखो। साल के शुरू में हमारे पास 500 काऊ थी 3 साल वाली। जल्दी जल्दी सारे देखें जो लेट आए हैं। साल के शुरू में हमारे पास 500 काऊ थी 3 साल वाली। जब 6 महीने गुजरे, यानी वो 5 साल वाली तो 3 साल वाली 3.5 साल की होगी, तो उसमें से 20 मर गई और हमने 20 और खरीद ली। लेकिन अब वो 20 हमने 3.5 साल वाली नहीं खरीदी, वो हमने कितने साल वाली खरीदी हैं? 1 साल वाली। अब जनरल एंट्रीज कितनी होंगी? 3। एक पुरानी की डिस्पोजल की, एक नई की एडिशन की, और एक क्लोजिंग की ईयर एंड वाला गेन लॉस रिकॉर्ड करने की। पुरानी की डिस्पोजल की, नई की एडिशन की, और ईयर एंड वाले का गेन लॉस रिकॉर्ड करने की। और फाइनेंस कॉस्ट की अलग से एंट्री होगी, वो आप कर दीजिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, अब हमारी सारी डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ मरी हुई काउस के ऊपर होने लगी है, क्योंकि काउस का मरना आपने क्लास में नहीं देखा था। अब मैं आपसे 2 ऑप्शंस पूछने लगा हूं कि किस तरीके से मैं एंट्रीज करूं, जरा तसल्ली से आपने बताना है। मरी हुई काउस की एंट्री करने का तरीका नंबर 1 कि मरी हुई काउस पिछले साल के एंड पर हमारे पास फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल पे पड़ी हुई थी। तो मरी हुई काउस की बुक्स में जो वैल्यू आ रही होगी, जिसे मैं कैरिंग अमाउंट कहता हूं, वो आ रही होगी पिछले साल के एंड की कैरिंग अमाउंट। क्योंकि ऑब्वियसली साल के मिड में तो नहीं हम उसको रीवैल्यू करते, वो तो साल के एंड पे सबको इकट्ठा ही रीवैल्यू करते हैं। तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि मरी हुई काउस पिछले साल के एंड पर रीवैल्यू हुई होंगी और किस पर पड़ी होंगी? फेयर वैल्यू पर। अब मैं आपसे 2 ऑप्शंस पूछने लगा हूं, 2 एंट्रीज के तरीके, आपने मुझे बताना है दोनों में से कौन सा सही है। अगर मैं कहूं कि मैं मरी हुई काउस को पिछले साल की क्लोजिंग वैल्यू पे ही रखता हूं और बस उसी वैल्यू को यूज करते हुए मैं इस दिन एंट्री करता हूं बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट इस वैल्यू के ऊपर, बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट और P&L डेबिट। क्योंकि पैदा होने की एंट्री अगर बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट है, तो मरने की एंट्री P&L डेबिट बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। ये मैंने आपके सामने रख दी ऑप्शन 1। इस ऑप्शन 1 में टाइम सेव होगा पेपर में हमारा कि हमें यहां पर फेयर वैल्यू पे मरी हुई काउस को दोबारा लाना नहीं पड़ेगा, और उससे फायदा यह होगा कि पिछले साल के जो एंड की फेयर वैल्यू है वही यहां आ जाएगी और वही P&L में चली जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा सा लंबा काम है, लेकिन उससे रिजल्ट याद रखिएगा सेम आएगा। ऑप्शन नंबर 2 यह है कि आप यहां वाली जो वैल्यू है उसको शूट अप करा के यहां पे लाएं, तो 6 महीने काउज बड़ी हो गई, उसकी एंट्री आप करें बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। यह होगा उन काउज को 6 महीने बड़ा करने का गेन। ये एंट्री करते हैं बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L क्रेडिट। अब बायोलॉजिकल एसेट जो है उसके अंदर ये वाली फेयर वैल्यू नहीं आ रही होगी। अब बायोलॉजिकल एसेट के अकाउंट के अंदर लेटेस्ट वाली फेयर वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि आप उसे फेयर वैल्यू पे ले आए हैं। तो अब आप बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट करके P&L डेबिट कर दें, क्योंकि इन एनी केस आपने काउस को मारना तो है।
इन दोनों तरीकों से अगर मुझे टाइम अभी मिलता है मैं दोनों तरीकों से आपको एंट्री करके दिखा देता हूं। P&L पे ओवरऑल इफेक्ट वही आएगा जो इस मेथड से आएगा। या काले तरीके से कर दें या लाल तरीके से कर लें। पहले मैं जरा आसान तरीके से एंट्री करने लगाऊं। आसान तरीके से ये करने लगाऊं कि 6 महीने बाद काउज मरी, इस बात को फारग करें, मुझे बताएं किताबों में काउज किस पर पड़ी हुई हैं। अब हम बहुत बड़े हो गए हैं, हम इसकी फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल डायरेक्ट निकाल लेंगे। अच्छा जी, मुझे बताएं कि मेरी काउ जो मरी है साल के शुरू में कितने साल की थी? 3 साल की। कितने की? 2700। 2700 पर पिछले साल मैयर हुई होंगी, माइनस कॉस्ट टू सेल। हिम्मत कैलकुलेटर, 2700 काउस, सॉरी 50 काउस, 20 काउस जरब 2700। ये क्या फेयर वैल्यू आएगी या फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल आएगी? फेयर वैल्यू आएगी। भाई उनको बता दो वो क्लास कहां शिफ्ट हुई है, तो वो कोई खड़ा होकर बताए ना। आप उनको अब्दुल्ला, आप बैठो आप अब्दुल्ला को जाके बताएं जरा कि बाहर खड़े हो, उनको बस बुलाएं। अच्छा जी, 20 अरब 2700, 54,000 इंटू 90.5, 100 माइनस 6.5 माइनस 3। अगर 100 माइनस 7 माइनस 3 होता तो 90% होता, अभी 90.5%। तो अब मैंने क्या एज्यूम किया, मैंने कहा 6 महीने में काउस को जो हुआ वो भाड़वे जाए, मुझे बस काउस पता है कि पिछले साल के एंड पे फेयर वैल्यू पे पड़ी हुई है। तो 54,000 इंटू 90.5%, 48870। तो पहली एंट्री आपको सॉल्यूशन के अंदर ये मिलेगी 48870। ये काउस की डेथ की एंट्री है, P&L डेबिट और बायोलॉजिकल एसेट क्रेडिट। एक ये तरीका एंट्री करने का। दूसरा लंबा तरीका, अगर आपके पास 1-2 मिनट है तो लंबा तरीका कर लेते हैं। पहले क्या, पहले काउस को 3 साल से किस पे लेके जाओ? 3.5 साल पे। वो थोड़ा सा भी लंबा काम होगा। वो ये होगा कि ओपनिंग के वक्त कितने की हैं और डेथ के दिन कितने की हैं। ओपनिंग कितनी काउस थी? 20 ही की बात करें। डेथ भी कितनों की हुई? 20 की हुई। भाई वो दूसरी क्लास होनी है ना इधर, तो बाहर खड़े होकर ना, खड़े रहो जब तक बच्चे आते रहें, उनको बताते रहो कि क्लास किस रूम में है। अच्छा, 20 अरब 2700, भाई अटेंटिव रहना अगर आए हुए हैं, बांटे कॉपीज। 20 अरब 2700 और 3.5 साल का डेटा ही अवेलेबल नहीं। अब जिस दूसरे तरीके से मैं एंट्रीज करना चाह रहा था, मैं अल्लाह को गवाह जान के बता सकता हूं, मैं दूसरे तरीके से एंट्रीज करने की नीयत से आया था, लेकिन अब क्या करूं, डेटा ही अवेलेबल नहीं कि 3.5 साल की काउ कितनी है। अब फिर मैं पहले डेथ के ऊपर इनको रीवैल्यू करता, फर्ज करें ये 2700 वाले 250 की हो जाती, पहले इनको रीवैल्यू करता और रीवैल्यू करके गेन निकालता और उस गेन की एंट्री करता बायोलॉजिकल एसेट डेबिट P&L। लेकिन अब क्या करूं, मेरे पास 3.5 साल की काउ का डेटा अवेलेबल नहीं, इसलिए मैंने क्या किया है, क्या काउस को रीवैल्यू करके मारा है या पिछले साल के एंड वाली वैल्यू पे रख के ही मार दिया है? इट विल गिव द सेम रिजल्ट। तो इसलिए आप इस तरह कर सकते हैं पेपर में, कोई मसला नहीं, P&L पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहली एंट्री हो गई। और प्लीज खुदा के लिए अगली एंट्रीज मुझे ना करवाइएगा कि 20 काउस खरीदने की एंट्री बता दें। सफ़े पीछे चला दें और बचे कुछ सफ़े बचे हैं तो बता दें। अच्छा, 20 काउस के पैदा होने की एंट्री अगर वो आपने करनी है तो फिर टाइम ज़ाया करें, पैदा नहीं सॉरी वो खरीदने की। बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, खरीदवाएं जी 20 काउस। 20 ज़रब 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 1 साल की काउ मुझे बता दें कितने की है, किस दिन खरीदी? 1 अक्टूबर को। तो 20 ज़रब 2100, ये क्या होगा? फेयर वैल्यू कितनी? 42,000। क्या फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है या माइनस कॉस्ट टू सेल? माइनस कॉस्ट टू सेल लिखूं या इंटू 90.5 कर दूं? इंटू 90.5 भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। 38010 आउटफ्लो। ऊपर से 42,000 उठा लूं या 20 अरब 2100 दोबारा करूं? 42,000 उठा लूं, डरते डरते एक काम करने लगा हूं। 42,000
को मल्टीप्लाई करने लगा हूं 1.08 से, आउटफ्लोज को कैपिटलाइज नहीं करना, लेकिन आउटफ्लोज को कैश की एंट्री में डालना है। तो ये कर लें, या फिर 5 जमा, या फिर ये आसान काम कर लें, चलें छोड़ें, इन चक्रों में ना पड़ें, आसान काम कर लें, जमा 42,000 इंटू 8%, यानी 42,000 जमा 42,000 इंटू 8%, 45,360. What is this outflow? Balancing figure will be 7350. ये आपकी दूसरी एंट्री हुई होगी, हाँ 735. डन। अच्छा, इसके बाद क्लोजिंग की कैलकुलेशन करनी है, क्लोजिंग की। अच्छा जी, भाई उधर से पेज किसी को कह दो, कॉपीज का मैं बीबी, चलें आगे दे दें, भी शेयर कर लें, फिर बाद में ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद आगे चलें, एक पेज उधर दे दो लास्ट रो में, आप दोनों के पास है ना, आप शेयर कर लो। अच्छा, आगे चलें जी, मरने की डिस्कशन, मरने के बाद क्लोजिंग की डिस्कशन। क्लोजिंग में मुझे बताएं कितनी पड़ी हुई है, पहले मुझे बता दें ओपनिंग में कितनी पड़ी हुई है। ओपनिंग में 500, परचेज में, डेथ में 20, क्लोजिंग। आप तसल्ली से जरा देखते रहिएगा। ओपनिंग कितनी पड़ी, 500, पहले डेथ हुई है, फिर और फिर सबको किस पे रखना है, ओपनिंग को, डेथ को, परचेज को, क्लोजिंग को, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। 500 को मल्टीप्लाई करें, क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई करें, 3 साल की गाय कितने की है, एक्सेलेंट, 3 साल की गाय साल के शुरू के अंदर 2700 की है, तो 500 इंटू 90, वट एवर इट मे बी, वेट, डेथ की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल निकाल लूं या निकली हुई है, निकली हुई है, कितनी है, 48870, 48870, डबल वर्किंग की जरूरत नहीं। परचेज की फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल, जल्दी बताएं, 38010, ये ऊपर वाली कितनी आ गई, 122,750। क्लोजिंग में थोड़ा सा टेंटिव रहे, ओपनिंग कितनी थी, 500, ओपनिंग में से मर कितनी गई, 20, कितनी रह गई, 480, तो ये वाली पड़ी होंगी और 20 ये वाली पड़ी होंगी। 480 होंगी 4 साल वाली और 20 1.5 साल वाली। 480 4 साल वाली और 20, अब इतने ज्यादा डाटा में से बस ये फिगर्स काम की थी जो थोड़ी देर पहले उठाई और जो अब उठाई हैं जी। 480 इंटू 2650 इंटू 90 पॉइंट प्लस 20 इंटू 23, वट एवर द टोटल में भी, ये टोटल आ जाएगा और इसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगी, गेन और लॉस। प्राइस और फिजिकल चेंज के अंदर करने की कुछ जरूरत नहीं थी, इधर गेन और लॉस हो जाएगा और उस गेन लॉस की एंट्री हो जाएगी। डेथ को लेस करेंगे तो इधर बैलेंसिंग फिगर गेन लॉस आ जाएगी। चलें ठीक है, अब जिन्होंने डिस्कशन नहीं ली वो बाद में ले लीजिएगा। ये तो अब टाइम ज़ाया करें, 2-2 मिनट में ये दोनों सवाल फारिग कर दें। टेड स्टार्टेड रनिंग फॉर्म इट इज़ इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी वेयर इट बाइज डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग काउस एट द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। टेड परचेज 1000 डेयरी काउस विद एन एवरेज एज ऑफ 2 years फॉर 1.5। तो बस 1000 काउस 1.5 की परचेज की हैं। तो पहली एंट्री बायोलॉजिकल एसेट डेबिट
कैश क्रेडिट 1.5 क्योंकि कॉस्ट टू सेल नहीं दी हुई। नेक्स्ट, टेड हैज द फॉलोइंग डेटा ऑन फेयर वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी। मुझे बताएं ये जो हमारी काउज हैं 2 साल वाली, ये साल के एंड पे कितने साल की हो गई होंगी? 3 साल की। किस वक्त? साल के एंड पे। क्या लिखा हुआ था? प्राइस और फिजिकल चेंज को अलग अलग करना है। कितने लोगों ने किया? इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। जब मांगे तब करना है। डाटा दे दे तो तब नहीं करना, जब मांगे। जी बोलो। जब मांगे तब करना है, जब डाटा दे दे तब नहीं। बस सवाल फारग था, खत्म हो गया सवाल। अब फेयर वैल्यू आप बता दें, परचेज हमने किस पे रिकॉर्ड की है? 1.5 मिलियन पे ये परचेज हो गई। ओपनिंग जानवर हमारे 0, क्लोजिंग क्वांटिटी 1000, जरब 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 165.10। जो भी जवाब आएगा घर जाके निकाल लीजिएगा, बैलेंसिंग P&L की एंट्री हो जाएगी। बस बाकी डेटा सवाल के अंदर इग्नोर करना था, ये किसी काम का नहीं था। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ईयर एंटिटी सोल्ड 40,000 गैलन ऑफ मिल्क एट एवरेज प्राइस ऑफ 5। प्लीज बड़े हो जाएं, मिल्क को सिर्फ बेचने की एंट्री ना कराइएगा पेपर में, खुदा के लिए मिल्क को निकालने की एंट्रीज भी कीजिएगा। अगर नहीं, जो परपेचुअली अज्यूम करोगे बाय डिफॉल्ट, जब भी आपको परपेचुअली अज्यूम करोगे, क्योंकि इसमें देखिए ना, फेयर वैल्यू और कॉस्ट तो बराबर होती है, अनलेस के सवाल कुछ और बता दे। तो एक मिनट पहले मैं जरा नोट कर लूं, फिर आपके सवाल लेता हूं। पहले मिल्क निकला होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फिर मिल्क इन्वेंट्री में गया होगा। अब सवाल में टीचर कहते थे जब कॉस्ट का डेटा हो तो कॉस्ट को डेटा हो तो परपेचुअल सिस्टम एज्यूम कर लें और सेल और कॉस्ट ऑफ सेल दोनों की एंट्री कर दें। लेकिन इस टॉपिक में अगर सेल और कॉस्ट ऑफ सेल का डेटा अलग नहीं दिया हुआ तो हम फेयरली एज्यूम कर सकते हैं कि जो निकलने के दिन की फेयर वैल्यू थी वही कॉस्ट थी, फिर उतने का ही बाजार में बिका होगा। तो फिर कैश डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, क्योंकि ये ऐसी चीज तो है नहीं कि एक दिन फेयर वैल्यू सुबह कुछ और हो, शाम को एकदम कुछ और हो जाए। दूध की फेयर वैल्यू तो ऑलमोस्ट सेम रहती है, तो इसलिए ये कोई इन्वेंट्री टाइप तो चीज है नहीं कि हम कहीं कॉस्ट का डेटा नहीं दिया हुआ इसलिए हम परपेचुअल सिस्टम एज्यूम नहीं कर रहे, पीरियोडिक कर रहे हैं। ओके, आगे तो फारक सवाल था। एमसीक्यू किसी में मसला आया हो? अच्छा ठीक है। ये एक ना वो इसके ऑप्शन मैंने सही वाली नहीं अपलोड की थी 6 की, वो मैं सही वाली अपलोड कर देता हूँ। ये वाला शुगर शुड बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नो, एंड वूल शुड बी क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक मिनट बस, 1-2 मिनट में फ्री कर रहा हूँ, सरासी की क्लास है। मर्दान वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2010 टू ऑपरेट एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्विस फर्म विद एन अकाउंटिंग ईयर एंड ऑफ 30 सितंबर। मर्दान हैज लीज्ड अ लार्ज कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर। द लीज कॉल्स फॉर 2 महीने का किराया फॉर 3 साल। 1 साल में कितने किराए होंगे 2 महीने के? 6 दफा रेंट पे करेंगे हम, 6 दफा रेंट पे करेंगे। कितने साल में? 1 साल में। 1 साल में तो 3 साल में 18 किराए पे करेंगे। LP इज 720, LP इज 720। अब 7,20,000 कितनी किस्तों में पे करने? 18 दफा में पे करने। ये 18 दफा पे करने या ये टोटल 18 किस्तों में पे करना है? टोटल 18 किस्तों में पे करना है। इसका मतलब है हमारे जो 3 साल हैं उन 3 सालों में बार बार पेमेंट होनी है। अब 720,000 को डिवाइड करना था अपने 18 से, 40,000 2 महीने का रेंट निकल आना था। लीज कब शुरू हो रही है? 1 अप्रैल 12। तो 1 अप्रैल 12 को लीज शुरू हो रही है। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। ब्लू कलर शोज पहला साल, ऑरेंज कलर शोज अगला साल। जब हमने बैलेंस शीट बनानी थी तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देनी थी। ये सारा आ जाना था करंट में और ये आ जाना था नॉन करंट में। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दो। 1 साल के अंदर अंदर कितनी किस्तें पे होनी है?
6। 30/9/12 के लिए करंट क्या है? 30/9/13 तक की सारी पेमेंट्स, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है जी, ओवर।